एपिसोड के स्टार्टिंग बिल्कुल पिछले एपिसोड के लास्ट से ये स्टार्ट हो जाता है, जिस जगह पे वो स्वाड हमारा ली यान शाओ की तरफ ही आ रहा था। ली यान शाओ उस स्वाड को देखने के साथ ही लड़खड़ाते हुए पीछे गिरने ही वाला था और वो मन में सोचता है कि अरे ये बॉडी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मेरा पिछला वाला बॉडी अगर इस जगह पे रहता ना तो बहुत ही आसानी के साथ इस बंदे को मैं अभी तक नथिंगनेस में बदल चुका होता। ये एरोगेंट वाला बंदा हमारा ली को कहने लगता कि अरे मास्टर ली, तुम तो क्लास में बैठे हुए बहुत ही आसानी के साथ एल्केमी का पाठ पढ़ा रहे थे, चलो आज दो दो हाथ हो जाए, देखते हैं तुम्हारा पावर का ज्ञान भी कितना ज्यादा है। ली तो नीचे आते हुए कहने लगते हैं कि अरे मैं बचे हुए फल के ऊपर कभी भी हाथ नहीं लगा था। इस एरोगेंट वाले बंदे का जो सर्वेंट था ना, वो तो इस बंदे के कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं कि अरे यंग मास्टर, इसने अभी अभी आपको गाली दिया है और आप इस जगह पे चुपचाप बैठे हो। तभी इस बंदे का दिमाग जाता है सटक के और अपने सर्वेंट को एक लात मार के बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। वो तो गुस्से के साथ ली यानशाओ को पीटने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी इन लोगों के मिडिल पे आ जाता है हमारा किन रियुशुओ। वो आने के साथ कहने लगती कि अरे इस जगह पे चुपचाप खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है क्या हमारा एकेडमी का तीसरा रूल है कि कोई भी स्टूडेंट अगर दूसरे स्टूडेंट को बुली करे या फिर उसे मारे तो हेड मास्टर खुद उसका पनिशमेंट तय करेगा। इसी वक्त हमारा ली यानशाओ का नजर पड़ जाता है इस बंदे के कमर पे बधा हुआ एक स्टोन पे, जिसका नाम है 5 कलर वॉइड स्टोन। और इसका खास बात ये है कि ये किसी भी इंसान का कल्टिवेशन बहुत ही स्पीड के साथ बूस्ट करता है। ली यानशाओ इसे देखने के साथ कहने लगते हैं कि अरे ये तो मेरे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, इसे मुझे चाहिए। ली यानशाओ तुरंत ही सामने आके कहने लगती कि अरे इस जगह पे मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर तुम हार जाओ तो तुम्हारा ये जेट पेंडेंट मुझे देना होगा, क्या कहते हो। ये बंदा तो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा भड़क के कहने लगते कि अरे ली, तू इस जगह पे ऐसे बात कैसे कह सकता है, ये मेरा लान फैमिली का एक जनरेशन से चलता हुआ एक ट्रेजर है, इसे मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। हमारा हीरो ली यानशाओ बहुत ही पोलाइटली कहने लगते कि अरे तो चलो इस जगह पे इस फाइट का क्या ही मतलब, तुमने जो इस जगह पे आके कांड किया है इसके लिए तो हेड मास्टर ही तुम्हें देख लेगा। ये कहने के साथ वो जैसे ही जाने वाला था, ये बंदा तो मन में सोचता है कि अरे इस बंदे से मेरा पावर लेवल बहुत ही ज्यादा है, मेरा कल्टीवेशन इससे 2-3 लेवल तो ज्यादा ही होगा, इससे तो मैं बहुत ही आसानी के साथ हरा दूंगा। ये लड़ाई तो मेरे फायदे के लिए ही है। वो तभी इस जगह पे एग्री कर जाता है फाइट के लिए। किन रियुशु इस जगह पे चिंतित होकर कहने लगते कि अरे ली, तुम इस जगह पे पागल हो क्या, वो तो इस जगह पे 7 मेरिडियन स्टेज पे तुम उससे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। बट ली इस जगह पे किन रियुशु को थोड़ा सा दिलासा देते हुए कहने लगती कि अरे तुम चिंता मत करो। इसी के साथ इस जगह पे फाइट स्टार्ट हो जाता है। फाइट स्टार्ट होने के साथ ही इस सामने वाला लन फैमिली का एरोगेंट बंदा अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के कहने लगते कि अरे ली, तू आज इस जगह पे जिंदा वापस नहीं जा सकता। ये कहने के साथ ही वो तुरंत बढ़ जाता है ली यानशाओ की तरफ। ली यानशाओ के सामने तो पूरी तरीके से टाइम रुक सा गया था। वो मन में कहने लगते कि मेरा बॉडी भले ही इस जगह पे कमजोर है, मेरे कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन मेरी तजुर्बा, मेरी वो नॉलेज अभी भी मेरे साथ है। ये कहने के साथ ही वो अपने सोल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इस जगह पे चारों साइड का टाइम पूरी तरीके से थमसा चुका था। और ये लन फैमिली का बंदा जैसे ही हमारा ली यानशाओ के तरफ बढ़ते हैं और उसके पास आ चुका था, तभी हमारा ली यानशाओ अपने मुक्के को टाइट करते हुए एक फटके के दौरान इस लन फैमिली के बंदे को बहुत ही ज्यादा दूर पटक देता है। एक ही फटके के अंदर इस लन फैमिली के बंदा पूरी तरीके से हार चुका था। ये देखने के साथ तो उसके जितना भी साथी था ना, उन लोगों का तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुका था। बट इस जगह पे ली यानशाओ धीरे धीरे इस लन फैमिली के बंदे की तरफ बढ़ता है और इसके कमर पे बंधा हुआ जो जेट पेंडेंट था ना, उसे लेके इस जगह से चले जाने लगता है। तभी इस जगह पे सीन शिफ्ट हो गया। हमें दिखाया जाता है एक एल्केमी हॉल, जिस जगह पे ली यानशाओ आ चुका था। उसे गाइड करने के लिए एक लड़की सर्वेंट तुरंत ही सामने आ जाता है। ली यानशाओ कहने लगते कि अरे इस जगह पे यान्दी कहाँ पर मिलेगा। ये लड़की तो इस नाम को सुनते ही बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहने लगते कि अरे आप इस जगह पे क्या हमारा गिल्ड मास्टर यान्दी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि 15 साल पहले ही यान्दी इस गिल्ड को तैयार करते हुए इस जगह से कहीं पर चले गए थे। यानशाओ मन में कहने लगते कि 15 साल पहले, अरे यान्दी, मैंने तुम्हें कहा था कि इस जगह पे रहने के लिए, लेकिन तुमने इस जगह से जाने के बाद पूरी तरीके से प्लान को चौपट कर दिया है। आखिर कौन सा काम पड़ चुका है कि मेरे आदेश को तोड़ते हुए तुम कहीं पर चले गए। ये सब सोचने के बाद ली यानशाओ एक पर्ची को निकालते हुए कहने लगते कि इसके अंदर कुछ हर्ब लिखा हुआ है, ये हर्ब मुझे चाहिए, क्या आप इन सब को जुगाड़ कर दे सकते हैं।
ये लड़की भी कहने लगती कि हाँ मास्टर, आपके लिए मैं ये सब जुगाड़ कर दे सकता हूँ। लेकिन तभी इस जगह पे एक मास्टर का साउंड आता है जो कहने लगते, लियाओ तुम इस जगह पे किसके साथ बात कर रहे हो, मेरे काम हुआ कि नहीं, मेरे रूम को जल्दी से जल्दी तैयार कर दो। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये बंदा है फर्स्ट रैंक के एल्केमी मास्टर और इनका नाम है जियारोंग। ये लड़की तो हमारे इस मास्टर जियारोंग को कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ये मास्टर तुरंत ही जाके उसके हाथ से उस पर्ची को लेते हुए कहने लगती कि अरे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इन सारे लोगों के ऊपर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद तुम क्या मेरे एल्केमी रूम को इतना लेट तैयार करोगे, जल्दी से जाओ और उसे तैयार करो, मैं थोड़ा सा भी वेट नहीं कर सकता। ये सब कहने के साथ ही वो बंदा इस जगह से जाने लगता है, लेकिन ली यानशाओ उसे रोकते हुए कहने लगती कि अरे 3 दिन बाद जो इंसान मर जाएगा उसे अभी कौन सा एल्केमी रूम का जरूरत पड़ चुका है। ये सुनने के बाद तो इस मास्टर का दिमाग सटक जाता है और ये सीधा मुड़ के कहने लगते कि तुमने क्या कहा अभी अभी। लियान शाह तो बिना डरे हुए इस मास्टर के सामने कहने लगता है कि हाँ मैंने तो सही समझा, तुम इस जगह पे एक लेवल का एल्केमी मास्टर हो, लेकिन अपने पावर और अपने इस लेवल अप को लेते हुए तुम इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे, लिटिल शैडो विन स्टोन को बहुत ही ज्यादा यूज कर ली तुमने, और इसका जो बैक फ्लैश तुम्हारे हाथों में ये जो पॉइजन और तुम्हारे अंदर जितना भी मेरिडियंस है उन सबको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। 3 दिन के बाद तुम पूरी तरीके से मर जाओगे। ये मास्टर तो तुरंत ही अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहने लगते कि अरे क्या कह रहे हो तुम, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन के ये सब बात कह रहे हो। हाँ बट उसके मन में चल रहा था कि नहीं ये बच्चा कैसे जान पाया, ये बात तो सच है। लियान शाओ कहने लगती कि हाँ तुम्हारा ऑरा को सेंस करते हुए मैं पूरी तरीके से कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि तुम बस 3 दिन का मेहमान हो, मैं तुम्हारे इस पॉइजन को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अगर इस जगह पे मदद नहीं चाहिए और तुम इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो तो क्या ही फायदा, चलो चलते हैं। ये कहने के साथ ही लियान शाओ इस जगह से जाने लगता है, लेकिन ये मास्टर तो अपने मन को बहुत ही जोर से दबाते हुए बहुत ही स्पीड के साथ दौड़ के ली यान शाओ के हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मास्टर मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं जानता हूँ और आप जो कहे ये बात 100% सच है, हाँ हाँ ये बात सच है। ये सब देखने के बाद तो ये लड़की सर्वेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने भी अभी तक कभी भी नहीं देखा इस मास्टर को इतना ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए। ली यान शाओ कहने लगती कि जाओ मेरे पर्ची को तुमने इस जगह पे फेंक दिया था ना, उसे जाके पहले उठा के लेके आओ। वो लड़की सर्वेंट तो पहले जाने वाला था, लेकिन ये मास्टर उसे तुरंत ही रोकते हुए कहने लगते कि अरे रुक जाओ मैं उठाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो हमारा लियान शाओ का हाथ छोड़ते हुए उस पर्ची को उठा के लियान शाओ के हाथ में दे देता है। बट इस जगह पे लियान शाओ अपने अंदर से थोड़ा सा गंदगी को निकालते हुए उस पर्ची के ऊपर लगा देता है और इस बंदे के मुंह के ऊपर फेंक के कहने लगते कि इन सारी चीज को 3 दिन बाद मेरे लिए खरीद के रखना, मैं तुम्हारे लिए उस पिल को बना दूंगा जो तुम्हारे इस लाइफ स्पेम, तुम्हारे इस पॉइजन और मेरिडियंस को पूरी तरीके से अनलॉक कर देगा। तभी सीन शिफ्ट होके हमें ली फैमिली का सीन दिखाया जाता है। इस जगह पे एक बंदा अपने पेट को सहला रहा था और एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। इस बंदे का नाम हमें बताया जाता है कि ली यी। तभी एक सर्वेंट दौड़ते हुए कहने लगता है कि मास्टर इस जगह पे एक कांड हो चुका है, हमारा यांग मास्टर ली यान शाओ लान फैमिली के यान मास्टर को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है और उसके जो जेट पैंडेंट था वो भी उसी ने ले लिया है। ये बंदा तो तुरंत ही खड़ा होकर कहने लगते कि क्या बके जा रहे हो, हमारे इस ली यान शाओ के एक ट्रश उस लान फैमिली के यान मास्टर को कैसे हरा सकता है और उस जेट पेंडेंट को कैसे ले सकता है। बट ये सर्वेंट कहने लगते कि नहीं मास्टर, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है इस जगह पे। ली ये तो इस जगह पे बैठ के कहने लगते कि ली यान शाओ तुम्हारे जैसे एक ट्रश मेरे इस प्लान के सामने कैसे आ सकता है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से हैंडल कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। ये कहने के साथ ही वो अपने बिल्ली को जैसे ही सहलाने वाला था तुरंत ही उसका बिल्ली उसके हाथ में काट देता है और तुरंत ही उसके गोद से छलांग लगा देता है। ये देखने के साथ ही ली ई इस जगह पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता कि मेरा खाना खाता है और मुझे ही काटता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ ही हम देख पाते हैं कि ली ई के अंदर से एक स्नेक बाहर आ जाता है, मतलब उसे कपड़ों के अंदर से, और वो स्नेक सीधा आने के साथ इस बिल्ली का काम तमाम कर देता है।
इसी के साथ सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अब थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाई पड़ता है कि ली यानशाओ एक रूम के अंदर बंद था और ये एक एल्केमी रूम था। इस जगह पे हमारा ली यानशाओ अपने कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए इस जगह पे डीप कल्टीवेशन में जाने लगता है और ये रूम जियारोंग ने हमारे ली यानशाओ के लिए बुक कर दिया था, क्योंकि वो एक एल्केमी है और इस रूम में बहुत ज्यादा पावरफुल एल्केमी लोगों को ही ज्यादा दिन रहने के लिए अनुमति दी जाती है। ली यानशाओ इस जगह पे कहने लगते कि मेरे बॉडी को जल्द से जल्दी पावरफुल बनाना होगा। ये कहने के साथ ही वो अपने ऊपर इस रूम के प्रेशर को बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहने लगता है कि थर्ड लेवल की इस प्रेशर को मैं बहुत ही आराम के साथ सह सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपना एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड को बाहर निकाल लेता है और तुरंत ही उसे कल्टीवेट करने लग जाता है। कुछ टाइम बाद उसे महसूस होता है कि नहीं, ये जो 3 लेवल की ग्रेविटी फोर्स है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे इस जगह पे 5 या फिर 10 में जाना होगा। ये कहने के साथ ही वो अपने रूम का 5 लेवल ग्रेविटी फोर्स को यूज कर देता है। इस जगह पे इसका पावर इतना ज्यादा था कि ली यानशाओ के बॉडी में क्रैक पड़ने लगता है। उसका बॉडी तो पूरी तरीके से गलत हालत में चला जा चुका था, लेकिन वो इस जगह पे हाल नहीं छोड़ता और ऐसे ही कल्टीवेशन करने लग जाता है। बाहर पे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहा था 2 दिनों से। वो लोग कहने लगते कि इन सारे रूमों में 2 दिनों से कोई भी बाहर नहीं आया, ये लोग अंदर पे कर क्या रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है इस जगह पे। तभी इस बोर्ड के ऊपर रूम 13 के नंबर चमकने लगता है। दरअसल इसी रूम के अंदर ली यानशाओ रह रहा था। इस जगह पे एक बंदा कहने लगता है कि अरे तुम्हें मालूम है इस रूम के अंदर जो बंदा है ना वो 3 दिनों से इसके अंदर पूरी तरीके से कल्टीवेट कर रहा है। तभी और एक बंदा क्या पड़ता है कि हाँ तुमने जाना ना इस जगह पे हमारा एकेडमी का रूल क्या है, कोई भी इंसान इस जगह पे इस रूम के अंदर जाने के बाद 2 घंटे से ज्यादा कल्टीवेट नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक एल्केमी मास्टर ही हो सकता है। तभी एक लन फैमिली का बंदा सामने आते हुए कहने लगते कि अरे तुम लोग इस जगह पे चुप करो, मैं जानता हूँ कि इस रूम के अंदर जो इंसान मौजूद है वो बहुत ही हायर रैंक की एक एल्केमी मास्टर हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही मास्टर 3 दिनों तक उसके अंदर रहने की अथॉरिटी पा सकता है। तो उसे कोई भी इस जगह पे नाराज नहीं करेगा। हम सारे लोग उन्हें इस जगह पे रेस्पेक्ट देने के लिए एक लाइन पे खड़ा होके उन्हें बहुत ही पोलाइटली इस जगह पे वेलकम जनाएंगे। ओके, तो सारे बंदे तैयार हो जाओ। ली यानशाओ जैसे ही बाहर आने लगता है तभी इन सारे स्टूडेंट उसके सामने ग्रीट करके उसे वेलकम जनाने लग जाता है। तभी जैसे ही हमारा ली यानशाओ बाहर आ जाता है, ये लिन फैमिली का बंदा अपने सर को ऊंची करके देखने लगता है कि अरे कौन सा एल्केमी इस जगह पे आ रहा है। तभी उसे दिखाई पड़ता है कि अरे ये तो कोई एल्केमी नहीं है, ये तो ली यानशाओ है। ये तो इस जगह पे कैसे इस रूम के अंदर रह सकता है। वो तो पूरी तरीके से भड़क के कहने लगते कि अरे ली यानशाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रूम को इतना टाइम यूज करने के लिए। ली यानशाओ इस जगह पे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था। इसी के वजह से इस जगह पे मेंगुई नाम का एक लड़की जो कि इसी जगह पे मौजूद था, और ये जो लन फैमिली का बंदा बकबक कर रहा है ना, ये भी मन मन में मेंगुई को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। मेंगुई जब हमारा ली यानशाओ के हाथ को पकड़ते हुए उसे कहने लगती कि अरे तुम्हें कौन चोट पहुंचाया, ऐसे बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे हुए तुम। ली यानशाओ मन मन में कहने लगती कि अरे ये लड़की कौन है, अच्छा मेरी याददाश्त पहले वापस आने से पहले इसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन था, मेरा ये बॉडी तो इसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो चलो इसके साथ थोड़ा सा पोलाइट बना जाए। बट तभी इस लान फैमिली का बंदा ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और सामने आके कहता है कि ली यानशाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 3 दिन तक इस एकेडमी के रूल को ब्रेक करते हुए इस रूम के अंदर बिताने की। वो तो इस जगह पे आग में घी डालते हुए सारे बंदे को ली यानशाओ के खिलाफ कर दिया था। वो लोग भी जगह पे उंगली उठाते हुए कहने लगते कि ली यानशाओ तुमने बहुत बुरा किया, हमारा एकेडमी के रूल को ब्रेक करते हुए इस जगह पे डैन के सामने तुम्हें झुककर माफी मांगनी होगी, उसके सामने तुम्हें सफाई देना होगा। बट तभी इस जगह पे जो लिन फैमिली का बंदा था ना, वो तो कहने लगते कि ली यानशाओ मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, इस जगह पे मेरे सामने घुटनों में बैठ के नील डाउन करते हुए मेरे पास माफी मांगो, तभी मैं इन सारी बातों को भूल जाऊंगा और एकेडमी में हेडमास्टर को नहीं कहूंगा। क्या कहते हो। वो तो मन मन में सोच रहा था कि अरे इस जगह पे ली यानशाओ अगर मेरे सामने झुक जाएगा ना तो इस जगह पे मैंगुई के सामने मैं बहुत ही अच्छा बन जाऊंगा, उसके सामने मेरा पोजीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और ये ली यानशाओ इसकी जो गुरूर है ना वो पूरी तरीके से टूट जाएगा।
बट आप लोग तो जानते ही होंगे ली यानशाओ के आंसर क्या होने जा रहा है। वो सीधा कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाला। तब ये सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगते कि ली यानशाओ अब तुम मरोगे। ये कहने के साथ ही वो अपने टाइगर फिस्ट नाम के एक अटैक को प्रिपेयर करता है। ली यानशाओ इसे देखने के बाद कहने लगते कि अरे ये अटैक तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। आ जाओ देखते हैं। तभी ये बंदा अपने फिस्ट को मुक्का टाइट करते हुए बहुत ही स्पीड के साथ ली यानशाओ की तरफ ही बढ़ने लगता है। लेकिन वो जैसे जैसे ली यानशाओ की तरफ बढ़ रहा था उसके दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है। वो कहने लगते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ली यानशाओ मुझे बुरी तरीके से इस जगह पे घायल कर देगा। बट उसके अटैक को ली यानशाओ तुरंत ही डॉच कर लेता है और सीधा एक छलांग लगाते हुए इस बंदे के सिर के ऊपर एक लात बुरी तरीके से झड़ देता है। ये बंदा तो पूरी तरीके से नील डाउन होके अपने पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरीके से तोड़ देता है। लियान शाओ मैंगोई से कहने लगते हैं कि अरे तुम लोग इस जगह पे आ जाओ, मैं जिस रूम पे इस जगह पे कल्टिवेट कर रहा था ना उस रूम को तुम लोग को दे देता हूँ, बट इस बंदे को नहीं दूंगा। ये बंदा तो बहुत ही गुस्से के साथ कहने लगता है कि लियान शाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम इस जगह पे मेरे साथ पंगा ले रहा हो। हाँ, बट ली यानशाओ अपने आंखों को मूड़ते हुए उसके साइड देखता है और इस आंखों में इतना ज्यादा भयंकर ऑरा फैली हुई थी कि ये बंदा इस आंख को देखने के साथ ही बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है और कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, इसके आंख देखते हुए मुझे ऐसा क्यों डर लग रहा है। तभी इन सारे बंदे हमारे ली यानशाओ के साथ उसी 13 वाले रूम के अंदर चले जाते हैं। तभी इस जगह पे ये सारा लोग इस रूम के हालात को देखते हुए कहने लगता है कि आखिर 3 दिनों में इस रूम के अंदर क्या बीता, इस रूम ये ऐसी बुरी तरीके से घायल कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे टूट फूट कैसे सकता है इस जगह पे। इस रूम का हालात सच में बहुत ही ज्यादा बुरा था। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पे वो मोटा बंदा जो कि हमारा लियान शाओ के एक दोस्त था वो, और इस जगह पे प्रिंस तियान शुई हमारा ली यानशाओ के लिए वेट कर रहा था। जैसे ही ली यानशाओ इस जगह पे आ जाते हैं वो मोटा बंदा सीधा जाके ली यानशाओ के पीठ में थपथपाते हुए कहने लगते कि ब्रदर तुम इस जगह पे आ गए, इस जगह पे क्या क्या कांड हो रहा है तुम्हें मालूम भी है। ली यानशाओ थोड़ा सा हैरान होकर कहने लगते कि नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है इस जगह पे। तभी किन रुशु कहने लगते कि ली यानशाओ तुम्हें मालूम है इस जगह पे तुम जब लान फेई को मारे थे ना, उसके बड़े भाई अभी इस जगह पे तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए आया है जिसका नाम है लान शुआनजेंग, और वो लान शुई से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ली यानशाओ तो मन मन में कहने लगती कि हाँ ये सब तो मैं जानता ही हूँ, इस जगह पे बच्चों को मारो तो उसका पापा, उसे मारो तो उसका दादा आ जाता है, और ये लान फैमिली का कुत्ता तो सेम ऐसा ही है। तभी इस जगह पे एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता कि ली यानशाओ। तभी उस बंदे का एंट्री इस जगह पे हो जाता है जो कि दौड़ते हुए आके ली यानशाओ के सामने आके कहने लगती कि तूने मेरे भाई को मारा, अब मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर, मैं भी तो देखूं इस जगह पे तू डुएल फाइट के अंदर कैसे मुझे हरा सकता है, चल फाइट हो जाए दो दो हाथ। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ली यानशाओ अपने कमरे में बैठ बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन तभी खिड़की के अंदर से ली यी हमारे ली यानशाओ के ऊपर अटैक कर देता है। ली यानशाओ भी इस जगह पे समझ जाता है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है। वो तुरंत ही इस जगह पे अपने डिफेंसिव मोड में आके उस जगह से हट जाता है। ली तो आके कहने लगता कि ली यानशाओ तू इस जगह पे मेरे पूरी प्लान को चौपट करने में लगा हुआ है, लान फैमिली के इन सारे मामलों में तुझे पढ़ने की क्या जरूरत थी, इस जगह पे ये सब मेरे बिछाए हुए जाल थे और तू इन सारे जाल को काट दिया है। तेरे जैसे एक ट्रश मेरे इस प्लान के अंदर कैसे दखल अंदाजी कर रहा है। ली यानशाओ कहने लगती कि अरे ली तू भूल मत, तू मेरे घोड़े चढ़ाने वाला एक लड़का था, एक नौकर जो कि मेरे फैमिली में आया था, वो भी आया नहीं लेके आया गया था। मेरे दादाजी ने तुझे अडॉप्ट कर लिया था घोड़े को देखभाल करने के लिए, और तू आज हमारे ऊपर ही चढ़ के बैठा है। हाँ, इतना ज्यादा घिरा हुआ इंसान है तू सोच भी नहीं सकता, और तू इस जगह पे आके अपने यंग मास्टर के ऊपर ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। ये सुनकर तो ली का गुस्सा सातों आसमान में पहुंच जाता है। वो तुरंत ही अपने हाथ से एक अटैक प्रिपेयर करते हुए ली यानशाओ की तरफ भेज देता है। लेकिन ली यानशाओ को तो इस जगह पे अलग ही कुछ मकसद था। वो तो इस जगह पे हवा की तरफ देखते हुए कहने लगता कि मास्टर लियो आप कब तक इस जगह पे छुपे रहोगे, मुझे बचाओ आके। तभी एक एक्स उड़ते हुए आके इस जगह पे ली यी का
अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तुरंत ही मैम लियो भी इस जगह पे आ जाता है और उसके पावर के इम्पैक्ट से ही ली बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो कहने लगता है कि ली यानशाओ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो तो मन मन में समझ चुका था कि नहीं, इस जगह पे मैम लियो के सामने में कुछ भी नहीं हूँ, मैं उसके साथ पंगा नहीं ले सकता। ये सोचने के साथ ही वो इस जगह से भाग जाता है। मैम पीछे की तरफ मुड़ के कहने लगता है कि ली यानशाओ तुम इस जगह पे ली फैमिली के साथ इस बंदे के साथ कौन सा खिचड़ी पकड़े हो, ये तुम्हें मारने के लिए क्यों आया था। बट हमारा ली तो इस जगह पे पूरी तरीके से इनोसेंट होके कहने लगता कि मैम आप ये सब मत समझिए, ये सब मैं पूरी तरीके से संभाल लूंगा। मैम कहने लगते कि तुम चुप करो, इस जगह पे क्या संभाल रहे हो तुम, हाँ क्या संभाल रहे हो। लिन फैमिली के इन सारे मामलों पे तुम पड़ गए। लिन फैमिली को उस यंग मास्टर के साथ तुम फाइट लड़ने के लिए तैयार हो गए। डुएल मैच क्यों लगाया तुमने इस जगह पे, तुम नहीं जानते कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है। मैं तुम्हारे लिए एक सेफ प्लान का तैयार किया है, चलो मेरे साथ। में एक एल्केमी मास्टर को ढूंढ लिया, उसके साथ रह के तुम एल्केमी सीखोगे। मैं इस डुएल को बंद कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम ध्यान दो अपने ऊपर। लियन शाह तो कह रहा था कि मैम आप इस डुएल को क्यों बंद करोगे, मैं इस डुएल को खेलना चाहता हूँ। लेकिन मैम तो गुस्सा होकर कहने लगती कि मैं तुम्हारा मैम हूँ, चुपचाप मेरे साथ चलो। ये कहने के साथ ही वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए लियन शाह को बांध के इस जगह से ले जाता है। तभी सीन शिफ्ट होके हमें एक दूसरे हॉल का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पे मैम लुओ ली लियो शान को लेके और एक सर्वेंट को लेके एक जगह पे जा रहा था। यहाँ पर एक डोर को नॉक करते ही उसके अंदर से कौन निकलता है आप लोगों को पता है। इस जगह पे वही एल्केमी मास्टर जिसका नाम है जिया रोंग, वो निकल आता है। वो तो भड़कते हुए कहने लगती कि मैम आप इस जगह पे क्यों आए, इस जगह पे मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तभी मैम लो कह पड़ता है कि अरे मास्टर आप इतना अच्छा एल्केमी जानते हैं और मैं आपसे कहा था ना एक डिसेबल की जरूरत है आपको, और उसे मैं ढूंढ लिया है, इसीलिए उसे मिलवाने के लिए आपके साथ लेके आया था उसे। बट जियारोंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगी मैम अभी मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, कल कल मिलते हैं ना उसके साथ। और वो तुरंत ही अपने सर्वेंट को डांटते हुए कहने लगती कि तुम नहीं समझते इस जगह पे इन दोनों को क्यों लेके आए, हाँ इस जगह पे मैं इतना ज्यादा बिजी हूँ, तुम्हें अपना जॉब का परवाह नहीं है क्या। तभी वो सर्पेंट ली यान शाओ को कहने लगते कि आप इस जगह से चले जाइए, कल इस जगह पे वापस आना मास्टर के साथ मिलने के लिए। ली यान शाओ तब अपना मुंह को खोलते कहने लगते कि जिया तुम इस जगह पे फिर से एरोगेंट बन रहे हो, याद है ना 3 दिन है तुम्हारे पास और इतना ज्यादा एरोगेंट। जब इस जगह पे मास्टर जिया हमारे ली याओशान को देखते है ना, उसके मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। वो कहने लगते कि ली यान शाओ आप इस जगह पे। वो तो अपने सर्वेंट को ही डांटते हुए कहने लगते कि तुम यहाँ पर जानते हो किसी जगह से बाहर भेजने की बात कर रहे हो, हाँ मास्टर को तुम इस जगह पे बाहर भेजने की बात कर रहे हो, तुम तो अभी अभी खुद के जॉब से रिजाइन दे रहे थे, चुप करो बच्चे। तभी मास्टर जिया ली यान शाओ के सामने आके उसके पास बहुत ही पोलाइट से कहने लगते कि यंग मास्टर आप आ रही है इस जगह पे, आप मुझे पहले बता देते मैं आपके पास आ जाता ना, क्यों आप इस जगह पे तकलीफ को सहते हुए इस जगह पे आए। तभी इस जगह पे मैम लोग कह पड़ता है कि अरे मास्टर जिया इतना ज्यादा पोलाइट होने की बात नहीं है, आप इसे ली यान शाओ कह सकते हैं, इतना भी ज्यादा पोलाइट नहीं, आप इस जगह पे एक एल्केमी है। बट बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, वो कह पड़ता है कि अरे मास्टर जिया ये क्या आपका डिसेबल नहीं है। बट ली यान शाओ इस जगह पे मैम को चुप करते हुए कहने लगा लेकिन इस जगह पे मैं बहुत ही ढूंढा लेकिन 6 रेयर हर्ब मैंने कलेक्ट नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज्यादा ढूंढा लेकिन मुझे ये मिला ही नहीं कहीं पर भी। तब वो सब हर्ब देखने के बाद ली यान शाओ क्या पड़ता है कि हाँ चिंता मत करो इनमें से मैं चला लूंगा, और तुम्हारा ये प्रॉब्लम इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इन सब में से निपट जाएगा तुम्हारा ये। तभी तुरंत ही ली यान शाओ मास्टर जिया के फोरहेड में सोल रिफाइनिंग टेक्निक भेज देता है, मतलब इससे अपने सोल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्यूरिफाई किया जा सकता है। इस टेक्निक को देखने के बाद तो मास्टर जिया बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि क्या ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, मास्टर ली यान शाओ आप ये टेक्निक सच में ज्यादा इस जगह पे ओवर रिएक्ट मत करो, चलो इस जगह पे काम करना है, इस भट्टी को जल्दी से जल्दी जलाओ, इस फर्नेस को जलाने के बाद ये सारा पिल भी तैयार करना है हमें। इस जगह पे हमें फर्स्ट ग्रेड की लोएस्ट पिल बनाना है और इन पिलों का नाम है फर्स्ट है कॉन्ग यून पिल और दूसरा है बाई यून पिल। ये बात सुनने के बाद मास्टर जिया तो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि क्या ये तो हेवनली ग्रेड पिल है और आप इसे लोएस्ट पिल कैसे कह सकते हैं, और मैं बस 2 लेवल की एल्केमी हूँ, मैं इसे कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन ली हान शाओ क्या पड़ता है कि चुपचाप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और इस जगह पे तैयार हो जाओ। तुरंत ही इस फर्नेस को स्टार्ट कर देता है। ली यान शाओ तुरंत ही अपने पास से सारे हर्ब को इस फर्नेस के अंदर डाल देता है और जिया
इस फर्नेस के मुंह को बंद कर देता है। तभी वो देख पाता है कि ली यानशाओ सारे हर्ब जैसे इसके अंदर डालता है। मास्टर जिया तो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि क्या ये जगह पे ये सारा पिल एक साथ आप बनाने की कोशिश कर रहे, कैसे हो सकता है, मेरे पास इतना सोल पावर नहीं है। लेकिन लियान शाओ भड़कते हुए कहने लगते कि तुम बार बार इतना क्वेश्चन क्यों करते हो। हाँ मैंने बताया ना, चुपचाप इस जगह पे मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, क्यों इतना ज्यादा बकबक करते हो, मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हारे हर्ब अभी तक थोड़ा सा भी पिघला नहीं था। मास्टर जिया कहने लगते हैं कि मास्टर मैं इस जगह पे इसे रिफाइन नहीं कर सकता, मेरे सोल पावर इतना ज्यादा नहीं है। बट इस जगह पे ली यानशाओ कहने लगते कि तुम साला सच में एक ट्रश हो। तभी वो अपने अंदर से हेवनली एनर्जी मतलब डिवाइन एनर्जी को निकालते हुए तुरंत ही इस फर्नेस के अंदर डाल देता है, जिसके एक बूंद के टच से ही इस जगह पे अंदर पे जितना भी हर्ब मौजूद था तुरंत ही पिघल जाता है और एक पिल के शेप में आ जाता है। और वो पिल तुरंत ही ली यानशाओ बाहर निकल के अपने हाथ में ले आता है। ये सब देखने के बाद तो मास्टर जिया इतना ज्यादा हैरान हो चुका था, उसके मुंह से तो एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। लेकिन लियान शाओ उनमें से एक पिल तुरंत ही इस मास्टर जिया के हाथ में देके कहने लगते कि जाओ अब जाके इस दरवाजे को पूरी तरीके से सील कर दो, मैं इस जगह पे कुछ दिन डीप कल्टीवेशन में जाना चाहता हूँ, तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। तभी हमें दिखाया जाता है ली यानशाओ टेम्परिंग टेक्निक मेरे बॉडी के साथ ऑलरेडी मर्ज होके रखा हुआ है और मुझे इस जगह पे पाथ ऑफ टेम्पल कल्टीवेशन को एक्सेप्ट करना होगा। तभी हमें कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा सा कहा जाता है। इस जगह पे पहला पाथ है बॉडी कल्टीवेशन, इसे आप कल्टीवेट करोगे तो आपका बॉडी एकदम आयरन की तरह मजबूत बन जाएगा। दूसरा है मार्शल कल्टीवेशन, इसे आपका बॉडी पूरी तरीके से एक आर्मर जैसा प्रोटेक्ट करेगा आपको। और थर्ड पे आता है एक मिस्ट्री टेक्निक कल्टीवेशन, इसे एक बार कोई भी इंसान अगर कल्टीवेट कर ले तो इसका स्पिरिट सोल बॉडी एकदम बियॉन्ड विजिबल वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाएगा, जिसके बस ये कि स्ट्राइक से माउंटेन ऐसा कि समुंदर भी पूरी तरीके से दो हिस्सों में बट जाएगा। तभी हमें ली यानशाओ के पुराने को सीन दिखा जाता है, जिस जगह पे वो कह रहा था कि मैं हूँ गु फेंगयान और मैं दावा करता हूँ कि मैं इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल पिक का मार्शल एम्परर रिलम का बंदा हूँ। ली यानशाओ मन मन में कह रहा था कि पास्ट लाइफ पे इस जगह पे मैं पाथ ऑफ आप लोगों के लिए मैं इसका कल्टीवेशन मेथड के लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है और आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जानता हूँ। तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही तो मैं बना हूँ, है ना। तो एक न्यू कल्टीवेशन डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा और बियॉन्ड द टाइम स्क्रिप्ट का एपिसोड तैयार हो रहा है, 2-3 एपिसोड एक साथ, वो मेरे फेसबुक चैनल पे अपलोड हो जाएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा। और जब अपलोड होगा ना तब इसी यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा कि गाइज हो चुका है, आप लोग जाके देख लो। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करना और चले जाना, ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। और तो जब हो जाएगा तब मैं फेसबुक लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं। मिलते नेक्स्ट एपिसोड में। एंड इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा तो पुराना चैनल टर्मिनेट हो चुका है, इसके लिए मुझे 2-3 दिन से शोक मना रहा था। अब मतलब आ चुका हूँ फाइनल एकदम ठंडी जगह पे, ठीक है। तो हो सकता है भाई कभी कभी हो जाता है, टेंशन वाली बात नहीं। रोया था एक टाइम पे बट अब मैं संभल चुका हूँ और इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करना फिर से और एक बुलंदियों पे ले जाना इस चैनल को। और पिछला चैनल जितना दूर गया था ना उससे कई लाख गुना ज़्यादा ऊपर जाऊंगा आप लोग के सपोर्ट के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।